अजय का घर एक बड़े अपार्टमेंट में स्थित था, जहां पड़ोस की इमारतें भी काफी नजदीक थीं। अजय का दोस्त जीतू अजय के घर पहुंचता है। आ गया तू? कितने सालों बाद मिलने का समय निकाला है। भाई तू जानता है, कॉलेज और नौकरी ने इतना बिजी कर दिया था कि मौका ही नहीं मिला, पर अब की बार लंबी छुट्टियां लेकर आया हूँ। बस यही चाहिए था, तेरे आने से घर का माहौल बदल जाएगा। अजय जीतू को घर दिखाने लगता है। खिड़की से पड़ोस की बिल्डिंग भी साफ नजर आती थी। जीतू की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। वो सामने वाली बिल्डिंग किसकी है? वहां तो बहुत शांत माहौल लगता है। वो बिल्डिंग पुरानी है, लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं, पर तू ज्यादा ध्यान मत दे, ऐसी बातें हर जगह होती हैं यार। अरे भाई, मुझे तो हर जगह एडवेंचर चाहिए। देखते हैं यहाँ के लोग कितने अलग हैं। अगले दिन जीतू सुबह के समय बालकनी में खड़ा था। तभी उसकी नजर पड़ोस की बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी एक लड़की पर जाती है। वो लड़की लंबी, गोरी और बेहद खूबसूरत थी। वो जीतू को देखकर मुस्कुराती है। पड़ोस में तो काफी दिलचस्प लोग हैं, पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है। दोपहर में जीतू टहलते हुए उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है। लड़की बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी रहती है। हेलो, आप शायद अजय के कजिन हैं, है ना? अरे, आपको कैसे पता? मैंने आपको अजय के घर आते देखा था। मैं रक्षा हूँ, इस बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं जीतू। वैसे आपको देखकर लगा ही नहीं कि आप यहाँ की हैं। आप बहुत अलग हैं। अच्छा, वैसे आप भी यहाँ के नहीं लगते। पहली बार देख रही हूँ। आप घूमने आए हैं? हाँ, छुट्टियां मना रहा हूँ। अजय का घर तो बहाना है, असल में नए शहर को देखना चाहता हूँ। दोनों बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं। जीतू और रक्षा अब रोजाना मिलने लगे, कभी पार्क में तो कभी बिल्डिंग के पास। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन दोनों पार्क में थे। जीतू, तुमने कभी प्यार किया है? मुझे लगता है अब कर रहा हूँ। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया हो। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। तो बताओ ना, कौन रोक रहा है? रक्षा हंसने लगती है। एक रात अजय घर लौटते हुए देखता है कि जीतू पड़ोस की बिल्डिंग में जा रहा था। ये देखकर अजय का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो अगले दिन जीतू से इस बारे में बात करता है। जीतू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तू रोजाना उस बिल्डिंग में क्यों जाता है? क्यों? उसमें क्या गलत है? तुझे पता भी है कि उस बिल्डिंग में क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? 2 साल पहले वहां एक लड़की थी, रक्षा। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले उसके मंगेतर का एक्सीडेंट हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। तब से वहां कुछ भी ठीक नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? मैं रोज उस लड़की से मिलता हूँ, वो जिंदा है। उसका नाम भी रक्षा है। वो जिंदा नहीं है। तुझे जो दिख रहा है वो कुछ और है। वहां जो भी जवान लड़के गए हैं वो लौट कर नहीं आए हैं। जीतू के चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई देने लगती है। अजय जीतू को सब कुछ बताता है। वो दिनेश और रक्षा की कहानी समझाता है। दिनेश और रक्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले दिनेश का एक्सीडेंट हो गया। रक्षा ने जब ये खबर सुनी तो खुद को फ्लैट में कैद कर लिया। उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। तो जो लड़की मुझसे मिल रही है वो कौन है? वो रक्षा की आत्मा है। उसने प्यार में धोखा खाया और अब वो हर लड़के को अपना बनाना चाहती है, लेकिन जो उसे इनकार करता है उसे क्या, वो उसे खत्म कर देती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रात के समय जीतू अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो रक्षा के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। तभी उसकी खिड़की पर दस्तक होती है। अचानक खिड़की खुल जाती है। बाहर रक्षा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य लग रही थीं। जीतू, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? रक्षा, तुम सच में कौन हो? रक्षा का चेहरा बदलने लगता है। उसकी मुस्कान डरावनी हो जाती है। मैं वही हूँ जिससे तुमने प्यार किया, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये सब झूठ है। खिड़की अपने आप बंद हो जाती है।
जीतू भयभीत होकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। अगले दिन जीतू अपने शहर अपने घर वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो हर समय घबराया हुआ और चुपचाप रहता। उसे अब रात में नींद नहीं आती थी। उसकी माँ सरला उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। बेटा क्या बात है, जब से तू आया है तेरा चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात है तो मुझसे कह। माँ कुछ नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। सरला उसे सहारा देती है। जीतू चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर डर गहराता जा रहा था। रात के समय जीतू अपने कमरे में सोने की कोशिश करने लगा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। जीतू डरते हुए उठता है और खिड़की बंद कर देता है। ये फिर वही हो रहा है, क्या मैं कभी इन सब से छुटकारा नहीं पा सकूंगा? वो बिस्तर पर लेट जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। सुबह होते ही वो चौंक कर उठता है और खुद को रक्षा के घर में पाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कैसे आ गया? अपने हालात से परेशान होकर जीतू एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अघोरनाथ के पास जाता है। बाबा धैर्य से जीतू की बातें सुनने लगते हैं। बाबा, मैं कहीं भी चला जाऊं, ये आत्मा मुझे वहां खींच लाती है। मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं? तुम जिस आत्मा की बात कर रहे हो, वो तुमसे जुड़ी हुई है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्यों? मैंने क्या किया है? तुम्हारे चेहरे और व्यवहार में उसे अपने मंगेतर दिनेश की झलक मिलती है। वो समझती है कि तुम वही हो। उसका अधूरा प्यार और विवाह की इच्छा उसे बांध कर रखे हुए है। तो अब क्या करना होगा? आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, तुम्हें उससे विवाह करना होगा। विवाह की रस्म पूरी होते ही वो मुक्त हो जाएगी। जीतू गहरी सोच में पड़ जाता है। वो डर और असमंजस में बाबा की ओर देखता है। क्या ये सच में काम करेगा? ये केवल तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे मन में डर या संदेह होगा तो ये विफल हो सकता है। रात के समय बाबा और जीतू रक्षा के पुराने फ्लैट में पहुंचते हैं। बाबा ने पूरे कमरे को मंत्रों और तांत्रिक प्रतीकों से सजा दिया। दीपक जल रहे थे और मंत्रों की गूंज वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। जीतू बेहद घबराया हुआ था। क्या ये ठीक रहेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, ये आत्मा तुमसे प्यार करती है। अगर तुम दृढ़ रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा रक्षा की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। काले धुएं के साथ रक्षा की आत्मा प्रकट होती है। मैं जानती थी तुम वापस आओगे। आखिरकार हमारी शादी का समय आ ही गया। जीतू कांपता है। बाबा उसे संकेत देते हैं कि रस्म शुरू कर दे। विवाह की रस्म शुरू हो जाती है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और जीतू रक्षा की आत्मा को शादी के प्रतीक स्वरूप एक माला पहनाता है। कमरे में हल्की रोशनी फैल जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद जीतू, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दी। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। रक्षा की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। कमरे में शांति छा जाती है। कुछ महीने बाद जीतू विदेश चला गया। एक दिन वो समंदर के किनारे बैठा खुद से बातें करता है। रक्षा, जहां भी हो मुझे उम्मीद है कि अब तुम खुश हो। मैंने तुम्हारा प्यार समझा और तुम्हारी मुक्ति के लिए जो करना था वो किया। अब मेरा सफर शुरू हो चुका है। सूरज डूबने लगता है और जीतू समंदर की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगता है। रक्षा की आत्मा को मुक्त करके जीतू ने अपने जीवन को एक नई शुरुआत दी थी। प्यार और बलिदान की ये कहानी ये साबित करती है कि सच्चा प्रेम आत्मा को भी शांति दे सकता है। रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे।
राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटे का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा। ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा। अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी। अरे अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाकर्म करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पहने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। नितिन की माँ, लगता है नितिन की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन की माँ विमला देवी दुखी होकर अपने पति से बोली,
जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी ना बीते हो और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर बुला लूं। मुझे बहू की लाश के बारे में भी पूछना है। तभी नितिन की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। ये चीख तो मेरे बेटे की है। विमला देवी और रामदयाल उस कमरे की तरफ भागे जहां नितिन लेटा था। नितिन, दरवाजा खोल, क्या हुआ मेरे बेटे? इधर दुल्हन बन चुकी डायन ने नितिन के जिस्म का खून पीकर सीना अपने पैने नाखूनों से चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया और उसे खा गई। सीने से दिल निकलते ही नितिन ने दम तोड़ दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। सामने पड़े अपने बेटे की लाश देखकर विमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रामदयाल के सामने दुल्हन बनी डायन खड़ी हुई थी। तुम सब मरोगे। अरे मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी को छोड़ दे। मगर खूनी दुल्हन ने रामदयाल के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर दिया और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। रामदयाल की चीख सुनकर उनकी पत्नी बेहोशी से जाग गई। यही हाल उसने विमला का भी किया। इस घटना के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों में उसकी दहशत बढ़ गई थी। गांव के लोग मुखिया के पास गए। अरे कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे तो वो डायन सारे गांव को खत्म कर देगी। तुम सब सही कहते हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो उसके पास। नितिन की पत्नी की लाश उस घर में अभी भी दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी। या ये याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूँ कि आने वाली अमावस्या को वो इस पूरे गांव की सीमा रेखा के बाहर भी जा सकती है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आप चिंता ना करें जी, इस काम के लिए गांव के कई लोग तैयार हैं। तो फिर रात में कुछ बहादुर लोगों के साथ आ जाना। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ मुखिया हाथों में मशाल लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसने सभी के गले में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। 4 गांव वाले तांत्रिक के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी, जिससे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। अचानक दुल्हन की आत्मा यानी डायन तांत्रिक के सामने आ गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर वहां भगदड़ मच गई। सिर्फ मुखिया हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। तू क्या समझता है? तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत? तू गांव वालों के साथ यहाँ तक आ गया? मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगी। डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने पंजे तांत्रिक के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत केन में भरा तेल उड़ेल कर उसमें आग लगा दी। आग जलते ही डायन तड़पने लगी और वहां से गायब हो गई। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन वीरानों में भटकती है
आज भी रात के वक्त कोई भी नई नवेली दुल्हन उस गांव की सीमा में नहीं जाती है, और जो जाती है वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंजाम मौत होता है।